हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एचटेट लेवल थर्ड पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आपने इसके पहले भी 4-5 लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने 2024 के तीनों सेट करा दिए हैं। मतलब 2024 के कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2023 का करीबन 20 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब ये उसका दूसरा पार्ट है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एचटेट के पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं, स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं आते कि अगर आप सोच के जाओगे बहुत सिंपल लेवल पे प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका जो पीजीटी वाला एग्जाम है वो निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि एचटेट के जो पीजीटी वाले एग्जाम है वो जल्दी से क्रैक नहीं होते, और जल्दी से क्रैक नहीं होते तो इस वजह से जो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीजीटी वाली वैकेंसी निकलती है वहां पे उनको बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि वो एचटेट पीजीटी क्वालिफाई मांगते हैं और वो बच्चों का होता नहीं है। जिनका हो जाता है उनकी इजीली नौकरी वहां पर लग भी जाती है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अभी होने वाला है एचटेट पीजीटी का एग्जाम, तो जैसे भी प्रिपरेशन चल रही है थोड़ा सा उसमें जोर लगा के करना उस प्रिपरेशन को। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। पीवाईक्यूज करके जाओगे तो पीवाईक्यू से थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका बेनिफिट तो अपने आप में आपको पता है ही, है ना। तो ये जितने भी लेक्चर हैं उनको तरीके से देखना, चाहे वो 2024 के पीवाईक्यू हो चाहे वो 2023 के पीवाईक्यू हो। और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर लिखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.001001। हमें इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बतानी है। तो सबसे पहले तो आप जो लीडिंग जीरोज है उनको इग्नोर कर दो। लीडिंग जीरोज कौन सी है? ये वाली। तो ये लीडिंग जीरो है जो ये काउंट नहीं होगी जब आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालने जाओगे। तो इग्नोर द लीडिंग जीरोज। तो सबसे पहला काम तो क्या है, जो लीडिंग जीरोज हैं उनको आपको इग्नोर करना है, और ट्रेलिंग जीरो जो है वो काउंट होती है। अब उसके बाद बचा क्या आपके पास? बचा उसके बाद जो आपके पास वो बचा 1 0 0 और 1। तो ये जो चारों हैं ये क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? इसके अंदर 4 हो गए। ध्यान रखना जो लीडिंग जीरोज हैं, है ना, उनको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है 3 पार्टिकल्स P1 P2 एंड P3 आर सिचुएटेड एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 हमारे पास पार्टिकल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर ये रखे हुए हैं। ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। साइड जो है वो L दी हुई है और जो टाइम है वो t=0 है। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड v। हर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v के साथ चल रहा है और उसकी स्पीड एक दूसरे की तरफ है। ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं। फिर बोला है कि द टाइम एट विच द पार्टिकल्स मीट ईच अदर। तो वो टाइम बताना है जब ये पार्टिकल एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। और कहां पर मीट करेंगे? सेंटर पर मीट करेंगे, यहां पर, है ना। तो ये सेंटर पर मीट करेंगे तो उसके लिए हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब देखो ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन है, जिसको 3 बग प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। तो इसका एक मैं छोटा सा तरीका आपको बता रहा हूं। तो ये मिलेंगे कहां पर? पहली चीज तो ये सेंटर पर मिलेंगे। तो सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर की ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, किसी भी वर्टाइसिस से सेंटर की जो डिस्टेंस r, वो r डिस्टेंस किसके बराबर होगी? L/√3, है ना। किसके बराबर? L/√3। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा और यहां से इसमें ये परपेंडिकुलर डाल दो और उसके बाद फिर ये r की वैल्यू आप निकाल लो, है ना। ये r की वैल्यू निकाल लो, बीचों बीच डालोगे तो L/2 हो जाएगा। यहां से 30 डिग्री करोगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा के, या कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा के, कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकल जाएगी। मैं निकाल के बता देता हूं। ये वैल्यू आ जाएगी L/2, ये आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो यहां से जब आप कॉस 30 डिग्री लगाओगे, तो कॉस 30 डिग्री लगाओगे तो वो किसके बराबर बनेगा? वो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा? L/2 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? R। तो यहाँ कॉस 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L/2R। 2 से 2 कट गया तो यहां से R की जो वैल्यू है वो बन जाएगी L/√3। L/√3। तो ये वैल्यू आई। तो ये मिलेंगे कहां पर? सेंटर पर मिलेंगे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई? R।
वेलोसिटी मेरे को इस लाइन के अलोंग चाहिए, तो इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये है v, और हमें इसके अलोंग निकालनी है। तो इसके अलोंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये जो एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? v cos 30 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट लिखना है मेरे को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री। तो t जो है उसकी वैल्यू, r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कितनी हो जाएगी? l/√3। v की वैल्यू v cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2l/3v। क्या आंसर आ जाएगा? 2l/3v, यानी कि इस टाइम के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द इलास्टिक कांस्टेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो, सबसे पहला तो रिलेशन होता है y = 3k और 1 - 2 सिग्मा, जहां पर जो सिग्मा है उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो। और जो k है वो होता है बल्क मॉड्यूलस। k जो है वो होता है बल्क मॉड्यूलस। y जो है वो होता है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। और जो हमारे पास ईटा है ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन तीनों कांस्टेंट्स में इनमें रिलेशन है। इनमें रिलेशन क्या है? एक तो हो गया y = 3k 1 - 2 सिग्मा। तो यहां से क्या रिलेशन बना सकते हो आप? k = ये किसके बराबर बन जाएगा? y/3 और 1 - 2 सिग्मा, जो कि रिलेशन बन रहा है 4। तो 4 तो सही है। फिर एक रिलेशन इनके बीच में होता है y = 2 ईटा और 1 + सिग्मा। तो यहां से ये रिलेशन आप बना सकते हो ईटा = y/2 और 1 + सिग्मा, यानी कि जो सेकंड वाला है वो भी सही लिखा हुआ है और थर्ड जो रिलेशन बनता है वो सही लिखा हुआ है, थर्ड वाला भी इनमें। तो हमें चुनना है गलत। तो ये वाला जो रिलेशन है फोर्थ, ये 1 वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ये रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा इसमें। ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम कराते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मोशन इस तरह से हो रही है, ऐसे मोशन चल रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज ध्यान रखना, जो ax है वो तो कितना होता है? 0। और ay की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? g। यानी कि एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में होगा वो हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये कैसा होगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फिर उसके बाद हमें ये बताना है वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो देखो, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। यहां एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पॉइंट पर होगा? मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। मैक्सिमम टॉप वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर होगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि यहां पर जो परपेंडिकुलर है, जो सॉरी वेलोसिटी है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, केवल और केवल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो, किसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है ये बताना है। रेनॉल्ड्स नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों क्या है? ये डायमेंशन लेस है। ये दोनों जो हैं ये क्या है? डायमेंशन लेस है। तो पहला तो तुम्हारा कट हो गया। फिर दूसरा है लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लेटेंट हीट के लिए क्या लिखोगे? Q = होता है ml। तो यहां से L बराबर हो गया Q/m। L बराबर हो गया Q/m। Q हो गया मान लो जूल हीट, और ये हो गया मास। तो मास को अगर किलोग्राम में लिख दो तो जूल पर किलोग्राम। और वहीं अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में हो गई? जूल में, और ये किस में हो गया? मास, यानी कि किलोग्राम। दूसरा वाला ऑप्शन भी कट हो गया, दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई। तो यहां पर भी सेम और यहां पर भी क्या हो गई? सेम हो गई। टेंशन और फोर्स दोनों किस में आ जाएंगे? न्यूटन में आ जाएंगे। ये भी सेम हो गया। तो इसका मतलब आंसर तो तुम्हारा कौन सा आना है? फोर्थ आना है। अब फोर्थ कैसे आना है? हमें प्लांक कांस्टेंट का बताना है। तो E = क्या होता है? h न्यू। तो h बराबर क्या हो जाएगा? E/न्यू। और E की जो यूनिट है वो क्या हो गई? वो हो गई जूल, है ना। और
जो फ्रिक्वेंसी है उसको 1/टाइम यानी कि सेकंड में लिख सकते हैं, तो यहां से इसकी जो डायमेंशन बनती है वो बनती है ml/t-1। और इसी तरह से मैं टॉर्क की लिखूं तो टॉर्क की होती है F×r, तो इसकी जो डायमेंशन बनती है वो बनती है ml/t-2। तो इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस, यदि हीट जो है वो आइडियल गैस को सप्लाई की जाए, देन इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस विल डू नेगेटिव वर्क। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत लिखा हुआ है। अगर हीट सप्लाई होगी, हीट सप्लाई होने का मतलब है कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है गैस जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगी, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत लिखा हुआ है। कार्नोट इंजन रिवर्सिबल होता है, ये सेकंड भी गलत लिखा हुआ है। थर्ड जो है, फॉर अ सॉलिड विद अ स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट सीपी इज स्लाइटली ग्रेटर देन सीवी, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर जो एक्सपेंशन है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही लिखा हुआ है। हमें करेक्ट चुनना है, तो ये वाला जो है करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट। उसके बाद फोर्थ है, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीजेस। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा जरूरी नहीं है कि हीट ऐड होगी तो हीट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा ही होगा, तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, तो हमें करेक्ट चुनना है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल मैच करानी है। तो मायोपिया जो है, मायोपिया का मतलब है कि फॉर साइटनेस, मतलब पास की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया के लिए यूज करते हैं हम कॉनकेव। हाइपरमेटोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स। प्रेसबायोपिया के लिए हम यूज करते हैं बाइफोकल लेंथ, और एस्टिगमेटिज्म के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एप्लीकेशन कौन नहीं है। तो काउंटिंग मशीन उसका एप्लीकेशन है, कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ द टू लाइट सोर्सेज उसका एप्लीकेशन है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट ये उसका ऑपरेशन है, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट इन मोशन पिक्चर ये उसका ऑपरेशन नहीं है। मोशन पिक्चर रिप्रोडक्शन, मोशन पिक्चर का रिप्रोडक्शन है ना, मोशन पिक्चर रिप्रोडक्शन, मोशन पिक्चर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, motion picture reproduction is done using photoelectric cell, यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये सही लिखा हुआ है, ये सही होता है। पर यहां पे लिखा है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट, तो रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑफ मोशन पिक्चर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो फोर्थ वाली है, वो गलत हो गई। नेक्स्ट, स्ट्रेट हॉरिजेंटल कॉपर वायर विद लीनियर डेंसिटी लैम्बडा से लिखते हैं हम। लीनियर डेंसिटी जो दी है वो दी है 46.6 ग्राम पर हमें एम में दी है, तो इसको किलोग्राम में बदल लो, मीटर है तो किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.0466, और ये हो जाएगा किसमें, किलोग्राम पर मीटर में। उसके बाद हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है आई करंट, तो करंट की जो वैल्यू है वो हो गई 28 एम्पियर। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट द वायर इन द एयर, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इसका खुद का वेट भी होगा। मान लो वायर ऐसे है तो इसका खुद का वेट नीचे जा रहा होगा और फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर लग रहा होगा। तो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, तो mg के बराबर होता है। तो यहां पर ये क्या दिया है हमें, ये दिया है किलोग्राम पर मीटर है ना, ये क्या दिया है, किलोग्राम पर मीटर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा लैम्बडा जी से। तो यहां से इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो लीनियर डेंसिटी को मास में बदलना है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा ये वेट पर यूनिट लेंथ आएगा, तो वेट पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे। तो वेट पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 0.0466, और जी कितना हो गया 9.8। तो यहां से जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 0.4567, ये वेट पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना ये क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है ILB,
तो हम क्योंकि वेट पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए मैं यहां पर क्या निकालूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई बी के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, आई बी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये आई बी यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ और वेट पर यूनिट लेंथ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वल कर दो 0.4567, आपको वैल्यू निकालनी है बी, तो बी इज इक्वल्स टू 0.4567, 0.4567 को आप डिवाइड कर दो किससे, आई से। आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28। तो इससे जब डिवाइड कर दोगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा मिली में निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16 मिली टन, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, if the bar magnet is placed in the magnetic meridian then the value of BH when, देखो दो वैल्यू होती है, एक होता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है इक्वेटोरियल। ये ठीक वैसा है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल से। तो बी एक तो आप निकाल लोगे एक्सियल, एक्सियल जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू होगी 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और एक आप निकालोगे इक्वेटोरियल। क्या निकालोगे, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट एम अपॉन कितना होगा, 4 पाई आर क्यूब। एक होगा एक्सियल और एक होगा इक्वेटोरियल। पहला हमें बोला है इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ एंड इट्स साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ आर रेस्पेक्टिवली। बी एच जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास यहां पर मैग्नेटोमीटर है। कौन सा मैग्नेटोमीटर है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। तो इन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल जो है वो किधर की तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कहां पर होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये पहला है इसमें, ये पहला वाला। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट इक्वेटोरियल लाइन। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। दूसरा जो केस है उसमें साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि साउथ पोल जो है वो नॉर्थ में आ जाएगा तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कहां पर बन जाएगा, एक्सियल लाइन पर, है ना। तो इफ साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उस केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिकम एक्सियल लाइन। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, एक्सियल लाइन बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट 2m अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कंजर्व नहीं होता, देखो न्यूक्लियर नंबर कंजर्व होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आइसो स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन जो है वो कंजर्व होती है किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। हमेशा ये कंजर्व नहीं होती, तो ये कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जो होंगे उसमें क्या होती है, कंजर्व होती है। तो इसका मतलब ये भी कंजर्व हो गई। कौन कंजर्व नहीं होता हमें ये पूछा है, तो कौन कंजर्व नहीं होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कौन कंजर्व नहीं होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज x% of the central maxima and the intensity of secondary maxima is y% of the ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करना है। तो I1 अपॉन I यानी कि x, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है
045, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, डायफ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं वहां पर देखने को मिलता है। ये हो गया फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी, तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और फिर हमें निकालना है I2/I0, जिसको हम लिख रहे हैं y। तो I2/I0 जिसको हम y लिख रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है हमारे पास 0.016। तो ये होता है हमारे पास सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फोर्थ। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 120 वोल्ट 40 वॉट लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है, और सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। द वैल्यू ऑफ प्योर इंडक्टेंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द लैंप टू रन। हमें एल की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो लैंप का। तो R इक्वल्स टू V²/P। तो V की जो वैल्यू है वो हो गई 120, क्योंकि रेटेड वोल्टेज जो है 120 है, तो 120 का स्क्वायर। पावर जो है वो कितनी हो गई, 40 वोल्ट की हो गई, 40 वॉट की हो गई। तो यहां से जो लैंप होगा उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो लैंप का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 ओम। लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 360 ओम। ये लैंप का रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमें बताना है करंट थ्रो लैंप। तो करंट थ्रो लैंप कैसे बताएंगे, P इक्वल्स टू VI या P इक्वल्स टू IV। तो करंट थ्रो लैंप, करंट थ्रो लैंप, तो लैंप से जो करंट जाएगी I इक्वल्स टू वो बनेगी P/V। तो पावर जो है वो है 40 वॉट, और जो वोल्टेज है लैंप का वो है 120। तो यहां से कितना बनेगा, 1/3 एम्पियर। तो जो करंट है वो बन गई 1/3 एम्पियर। अब RL सर्किट हो गया, ये कौन सा सर्किट हो गया, RL सर्किट। तो RL सर्किट है, तो जो नेट वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज V², वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी VR² और VL²। तो सोर्स वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का दे रखा है, तो 220 का स्क्वायर कर दो। रेजिस्टेंस वोल्टेज जो है वो 120 का दे रखा है, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर। यहां से हम VL की वैल्यू निकाल लेंगे। तो VL जो आ जाएगा वो आएगा 220 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, मैंने किया हुआ है। तो आंसर जो आएगा इसका आएगा 184.4 वोल्ट। ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हो गई। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, करंट, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, XL की। तो XL किसके बराबर हो जाएगा, VL/I। I की वैल्यू 1/3 एम्पियर ऑलरेडी हमने निकाल ली है। तो यहां से बनेगा 184.4 और ये वैल्यू 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 553.2 ओम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये इंडक्टर के क्रॉस रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब XL जो है वो होता है 2πfl। तो यहां से आपको L की वैल्यू निकालनी है। तो XL/2πf। तो XL जो है उसकी वैल्यू 553.2, 2π, और फ्रिक्वेंसी जो है 50 है। तो सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 1.76 हेनरी। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.6776 हेनरी। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो टाइम टेकन है, और पूरा प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होने वाला है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो उनको लास्ट में करना, शुरू में करोगे तो फंस जाओगे। नेक्स्ट, if A plus B equals to C, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C दिया हुआ है, और ABC बराबर है, तो एंगल A और B के बीच में बताना है। तो क्या करोगे भाई, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। ये वेक्टर का स्क्वायर कर रहा हूं मैंने, लगाया नहीं है यहां पर वेक्टर, मैं एक बार वापस लिख देता हूं इसको। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर और इक्वल्स टू C वेक्टर। बेसिकली हम कर ये रहे हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और यहां पर C वेक्टर डॉट C वेक्टर, क्योंकि C वेक्टर किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर है। तो ऐसा इसलिए हम लिख सकते हैं। तो यहां से बनेगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये बनेगा, और यहां से बनेगा C²। क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि A का मैग्नीट्यूड बराबर है B के मैग्नीट्यूड के, बराबर है C के मैग्नीट्यूड के।
तो इन तीनों को बराबर लिख दो, बराबर लिख दोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो क्या कटेगा यहाँ से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो यहां से हमारे पास बनेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नूस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नूस इफेक्ट इनमें से किससे रिलेटेड है? तो मैग्नूस इफेक्ट का मतलब है कि कोई स्पिनिंग ऑब्जेक्ट जब फोर्स फील करे, किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का लगना, जब वो किसी फ्लूइड से मूव कर रहा है, यानी कि फ्लूइड का मतलब तो हवा भी हो गया, हवा में से जब बह रहा है या किसी भी फ्लूइड के अंदर वो चल रहा है, स्पिन करता हुआ चल रहा है, और उसके ऊपर जब फोर्स लगता है तो उसको हम कहते हैं मैग्नूस इफेक्ट। जैसा कि क्रिकेट की बॉल का स्विंग होना, फुटबॉल का हवा में घूमना, बेसबॉल वाली बॉल, तो इन सभी के ऊपर क्या लगता है, मैग्नूस इफेक्ट लगता है। तो मैग्नूस इफेक्ट क्या हो गया, प्लेइंग विद अ स्पिनिंग बॉल। क्या हो गया, प्लेइंग विद अ स्पिनिंग बॉल। तो मैग्नूस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्लेइंग विद अ स्पिनिंग बॉल। नेक्स्ट, द टाइम एवरेज पावर ऑफ अ साइनोसोडियल वेव इज प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड nth पावर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टाइम एवरेज पावर का। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। आपको बोला है प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, a है, तो p एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो mth पावर यानी कि m की वैल्यू हो गई 2। फिर उसके बाद बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो p प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है, और इसकी कौन सी पावर है, nth। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो m और n दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आंसर हमारे पास b आ जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। द गैस शुड बी फिल्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में लो प्रेशर के ऊपर गैस भरी जाएगी। यहां हाई प्रेशर लिखा है तो क्या आता है, लो प्रेशर आएगा, लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा है, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो इंक्रीज होगा। क्या रिलेशन होता है, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 और डेल्टा एल अपॉन एल। तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, फॉर अ साइनोसोडियल वेव फॉर्म पीक फैक्टर वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो पीक फैक्टर वैल्यू क्या होता है। पीक फैक्टर वैल्यू, पीक फैक्टर वैल्यू जो होता है वो होता है आई मैक्स अपॉन आई आर एम एस, और ये होता है √2 जिसकी वैल्यू 1.414। यानी कि तीसरा चौथा ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा लिखा है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, ये जो वैल्यू आती है ये आती है 1.11। आई आर एम एस होता है 0.707 और आई एवरेज होता है 0.637। तो ये वैल्यू आती है 1.11, ये यहां पर दी भी हुई है। और उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो होगी आई एवरेज जो होगी वो होगी 2i मैक्स अपॉन पाई, 2i मैक्स अपॉन पाई, जो कि बन जाएगा 0.637 यहां से इंटू आई मैक्स। तो ये आप ऑप्शन आ गया, यानी कि पहला वाला गलत हो गया, सेकंड आंसर हो गया हमारे पास। और इफेक्टिव जो होगी हमारे पास वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब आरएमएस वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू जो होगी, इफेक्टिव वैल्यू जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी कहेंगे, तो आरएमएस वैल्यू जो होगी वो होगी आई आरएमएस इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन √2, और ये कितना हो जाएगा 0.707 इंटू आई मैक्स। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।